ओके, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी न्यूटन ने जो हमें तीनों नियम दिए थे, बेसिकली वो तीनों नियम को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सभी लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल। और चलिए पढ़ते हैं कि न्यूटन का वो पहला नियम था क्या, कि न्यूटन ने जो ये नियम दिया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जैसा कि चैप्टर का नाम है, ठीक है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी कि जो फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे और ये जो मोशन होता है उसके बेसिकली नियम क्या क्या है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट अगर कोई मूविंग स्टेट में है या रेस्ट में है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो मोशन में आता है तो किन किन नियम पे आधारित है, ये किस नियम पर आधारित है। तो वही न्यूटन ने उस बेसिकली उन नियमों को एक्सप्लेन किया था, उन रूल्स को एक्सप्लेन किया था। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो ये कहता है कि अगर कोई जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है ना, तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि क्या ना कर दिया जाए, उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दिया जाए। तो यानी आपको यहां याद रखने वाली बात यह है कि उस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना, रेस्ट में रहेगा, ठीक है, मोशन में रहेगा, या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा, ठीक है ना, या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा, ठीक है। और हमेशा वो अपनी स्टेट को बनाए रखेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अंटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड। तो यहां आप देखिए लगभग सभी बच्चे ये डिफिनीशन को बिल्कुल याद कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी भी है। तो रेस्ट और मोशन, यानी इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट और इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अंटिल अ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। व्हाट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स? बेसिकली स्टूडेंट, अनबैलेंस्ड फोर्स ये होता है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यानी ऑब्जेक्ट पे जो भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे रिजल्टेंट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी इफ ऑब्जेक्ट, क्या हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। आपको भी कभी एहसास हुआ होगा कि जब तक किसी चीज को रोका ना जाए, जनरली जो है अर्थ पे जब भी हम मूव करते हैं तो या तो एयर ड्रैग फोर्स हमारे ऊपर कॉन्टिन्यूस लग रहा है या तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, एयर ड्रैग फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये हमारी बॉडी को रोकने का काम करते हैं, यानी हमारे मोशन का अपोज करते हैं, ठीक है ना। मूविंग बॉडी के मोशन का क्या करते हैं? अपोज करते हैं। अगर कोई बॉडी मूविंग स्टेट में है या रेस्ट में है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है ना, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, अगर ये रेस्ट में है तो कैसा रहेगा? ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जब भी हम इसको फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट जिस भी पर्टिकुलर प्लेस पे रखा हुआ है, जिस भी पर्टिकुलर बॉडी पे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? आप इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो ये क्या करेगा? पहले इस फोर्स का रजिस्ट करेगा। ये फोर्स को क्या करेगा? रजिस्ट करेगा। ये आसानी से मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये जो दोनों सर्फेसेस हैं जिसपे ये रखा हुआ है, ठीक है ना, इनके बीच में क्या कॉन्टैक्ट है। तो ये कॉन्टैक्ट जब तक ब्रेक नहीं करोगे तब तक ये मूव नहीं करेगा। तो इस पे क्या होता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होता है तो ये पर्टिकुलर जो फोर्स आप लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, ये शुड बी ग्रेटर देन दैट फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। और जब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं होगा ये बॉडी मूव यानी मोशन में नहीं आएगी। या आप इसको बेसिकली कह सकते हो स्टैटिक स्टेट में जो भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे है। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन को आपको क्या करना होगा? ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बॉडी जो है मोशन में आएगी। और मोशन में आएगी तो यानी कि आपको फोर्स लगाए रखने की जरूरत नहीं है, फिर बॉडी मूव करेगी बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। आप फोर्स लगा के छोड़ देंगे, बॉडी मोशन में आ गई, तो बॉडी किस में रहना चाहेगी? मोशन में। अभी मैंने इनर्शिया समझाया नहीं है, बट इनर्शिया भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपने ये एक चीज समझ ली कि बॉडी इज इन रेस्ट, रिमेन्स इन रेस्ट और इन मोशन, रिमेन्स इन मोशन until a external unbalanced force
अप्लाइड ऑन दैट, ठीक है ना। तो यहां पे आपको एक चीज मैंने बता दी कि अनबैलेंस्ड को आपको बिल्कुल समझ लेना है, अनबैलेंस्ड को आपको बिल्कुल समझ लेना कि अनबैलेंस्ड क्या है। अनबैलेंस्ड, आपने कभी एक चीज महसूस करी होगी कि अनबैलेंस्ड जो चीजें होती हैं वो गिर जाती हैं, ठीक है ना। अनबैलेंस चीजें हमेशा क्या हो जाती है, गिर जाती हैं, वो हमेशा उस स्टेबिलिटी के साथ रहती नहीं है। जैसे यही चीज है, ठीक है ना, ये बैलेंस कब रहेगा, जब मैं इसको मिड पॉइंट पे पकड़ूंगा, ठीक है ना, या कहीं भी थोड़ा सा मैं इसको ये कर दूंगा तो ये इधर टिल्ट कर जा रहा है, गिर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग गया, इसी वजह से ये चीज पर्टिकुलर क्या हो गई, उस स्टेट में नहीं है, देखो अपनी स्टेट को बदल दिया इसने। तो यहां पे आपने भी देखा होगा कि जब भी किसी चीज पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है, बैलेंस्ड मतलब क्या होता है, बैलेंस मतलब कि हम बैलेंस को हम अपनी डेली लाइफ से भी समझ सकते हैं कि अगर हम जिस भी स्टेट में है उसी में रहेंगे, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया, ये अनबैलेंस फोर्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स क्या नहीं होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए यहां पे, डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बॉडी पे लगने वाले जो टोटल फोर्स हैं उनका समेशन कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए समझते हैं न्यूटन का जो है सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो पहला जो लॉ है उसमें बॉडी क्या है, इस रेस्ट में है, ठीक है, या तो बॉडी रेस्ट में है या मोशन। रेस्ट और मोशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने पहले वीडियो में, जाकर के देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है ना, जाकर के उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया रेस्ट मोशन तो जाकर के देख लीजिएगा। तो रेस्ट एंड मोशन जो है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। न्यूटन का सेकंड लॉ था, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में फोर्स को एक्सप्लेन किया और उसमें उन्होंने बताया कि फोर्स जो होता है वो है क्या। बेसिकली फोर्स को हम लोग पुश और पुल करके समझ लेते हैं, ठीक है ना। अपनी जो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हम कहते हैं कि व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल, ठीक है ना, पुश और पुल, जबकि फोर्स वो नहीं है। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में ये समझा दिया कि फोर्स जो होता है बेसिकली दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको उन्होंने कहा कि ये फोर्स होता है। फोर्स को उन्होंने बताया कि ये प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ, यानी अगर बॉडी में जब तक मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा तो उसमें जो फोर्स है वो अप्लाइड नहीं होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है बॉडी का, टाइम के साथ मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। यानी मोमेंटम का चेंज होना क्या है, जरूरी है। टाइम के साथ मोमेंटम का चेंज होना क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अगर मोमेंटम इक्वल है तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। टाइम के साथ फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। मोमेंटम क्या होता है मैं आपको साइड में समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम अभी बताया नहीं हूं आपको। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम स्टूडेंट्स जो होता है वो मोशन को डिफाइन करता है, अमाउंट ऑफ मोशन को, ठीक है ना। मोमेंटम किसको डिफाइन करता है, अमाउंट ऑफ मोशन का। जो होता क्या है बेसिकली, अगर इसको मैं मैथमेटिकली बताऊं तो P इज इक्वल टू mv, जहां पे m क्या है, m है मास, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है, ठीक है ना, मास है, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m क्या है, मास है बॉडी का, ठीक है, मास है। और v क्या है, v वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है, v जो है वेलोसिटी है, m मास है, और मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो होता है, अगर प्रोडक्ट होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और ये किसको बताता है, अमाउंट ऑफ मोशन को। मोमेंटम किसको बताता है डियर स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ मोशन को, अमाउंट ऑफ मोशन को बताता है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ मोशन को बताता है। तो अमाउंट ऑफ मोशन को जो बता रहा है मोमेंटम, यानी कि उस पर्टिकुलर बॉडी में कितना मोशन है, बॉडी में कितना मोशन है, वो चीज कौन बता रहा है, मोमेंटम बता रहा है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे इसको आप ट्राई करिएगा, कहां पे, इस चीज को प्रूफ करने में, न्यूटन के सेकंड लॉ को। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पे जब मोमेंटम का चेंज है, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना, डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये जहां लिखा रहेगा वहां पे उसका मतलब है चेंज। जैसे आपने भी कभी देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, आप अपने दोस्तों से बात करते होंगे कि यार आप बहुत बदल गए हो, क्या हो गए, बहुत बदल गए हो, पहले बहुत अच्छा ट्रीट करते थे मुझसे, अब अच्छा ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है ना। आप लोग सर को भी बोलते हो, सर आप बहुत चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। तो चेंज का मतलब क्या, पहले से बाद में, पहले से बाद में। जैसे हमने क्या किया, किसी को 10 रुपए दिए, बदले में उसने मुझे 5 रुपए दे दिए, कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया। तो यहां पे मैंने कहा कि मोमेंटम, तो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी का। तो बॉडी का जब इनिशियल मोमेंटम होगा तो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट के पास मैं कहूं इनिशियल मोमेंटम, जैसे मान लो ये बुक है, ये
ये बुक है, क्या है ये, बहुत बड़ी बुक है, देख रहे हो ना, इतनी बड़ी बुक है, और इसको कौन पढ़ता है पता है, सुधाकर सर पढ़ते हैं, इतनी बड़ी बुक है ये। और ये जो बुक है, अगर मैं कहूं कि इस बुक के पास अभी कितना मोमेंटम है, तो इस बुक के पास अभी 0 मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी नहीं है, ये अभी रेस्ट में है, 0 वेलोसिटी है इसके पास। तो जो 0 वेलोसिटी है ये, अब कमेंट में ये ना पूछना कि सर इतनी बड़ी बुक है किस सब्जेक्ट की, नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, बस इसको समझो मोमेंटम को। तो वेलोसिटी 0 है और मास तो है ही इसके पास, अभी इसको मेजर करने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो मास 1 किलो 2 किलो का निकलेगा ना, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो 0 मोमेंटम। लेकिन मैं इसको लेके अभी ऐसे 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 चलूं तो इसमें मोमेंटम आया ना, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। मान लो 2 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से चलूंगा, तो मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करूंगा तो मोमेंटम आ जाएगा। तो जो मोमेंटम आ जाएगा तो यहां पे उसको मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम। क्या बोलूंगा? इनिशियल। और इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू से दिखाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं यहां पे मैं मास बदल दूंगा, इसका लेके भागूंगा तो मास बदल जाएगा, मास तो नहीं बदलेगा ना, मास कांस्टेंट रहेगा। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? मान लो हमने u कह दिया, और फाइनल वेलोसिटी जो है बाद में इसकी मास इंटू वी, वी से कह दिया मैंने, कैपिटल वी से, ठीक है ना, कैपिटल वी से, कैपिटल वी से, ओ सॉरी, मतलब ये जो v से और u से, ठीक है ना, इसको मैंने v से दिखा दिया। तो फाइनल मोमेंटम जो है मास इंटू वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये u और v। तो यानी कि पहले की जो इसकी वेलोसिटी है उसको u बोलेंगे। मान लो ये पहले रेस्ट में था तो u कितना हो गया? 0। बाद में लेके भागा तो इसको कह दिया v। v मान लो कुछ भी होगा। अगर ये पहले से चल रही हो तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, बाद में भी लेके और फोर्स लगाने पे वेलोसिटी बढ़ा दी तो वो उसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं कहता हूं कि ये चेंज है, तो किसका चेंज है? पी एफ माइनस पी आई का। क्यों मैंने पी एफ माइनस पी आई लिख दिया? इसलिए मैंने लिखा यहां पे पी एफ माइनस पी आई, क्योंकि ये बाद का मोमेंटम है और ये पहले का मोमेंटम है। आई को इनिशियल, एफ को फाइनल, टाइम बाद का टाइम T2, पहले का टाइम T1। जिस समय मैंने इस पर्टिकुलर बुक को लिया हुआ है अभी कुछ टाइम हो रहा होगा, लेके आगे गए तो कुछ और भी टाइम हो गया होगा, तो उस बाद वाले टाइम से पहले वाला टाइम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? जिससे जब तक ये मोशन में था उस समय का टाइम निकल सके। उसके बाद ये चीज मैंने लिख दी, ठीक है ना। तो अब तक आपने सीखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू रख दीजिए यहां पे। फाइनल मोमेंटम की क्या रख दीजिए? वैल्यू। वैल्यू क्या थी? m इंटू वी माइनस, ठीक है, और इनिशियल की क्या थी? m इंटू यू, ये थी, कैपिटल ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 हो गया। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन अभी भी लगाया हुआ है मैंने। उसके बाद क्या हुआ? अगले पेज से आप देखिएगा, मास दोनों में कॉमन है। मास क्या है? दोनों में कॉमन, मैंने बाहर ले लिया, v माइनस यू हो गया यहां पे, और T2 माइनस T1 हो गया, ठीक है, T2 माइनस T1 हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम, और वो टेकन टाइम क्या होगा? T2 माइनस T1, यानी बाद का टाइम माइनस पहले का टाइम, T2 माइनस T1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैं अलग से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी आप यहां पे इतना जानते रहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है टाइम का वेलोसिटी और टाइम का चेंज, ठीक है ना। v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये हो गया आपका, क्या हो गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती? वेलोसिटी की यूनिट निकाल लीजिए आप, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सेकंड सेकंड नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना, डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1। तो यहां मैं इस पर्टिकुलर चीज की जगह पे क्या रख सकता हूं? एक्सेलरेशन रख सकता हूं, एक्सेलरेशन रख सकता हूं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m इंटू ए। अब m इंटू ए आ गया तो यहां प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, क्योंकि जब भी कभी कोई चीज मैथमेटिकली प्रूफ होती है तो उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लाते हैं। तो जब इक्वल टू का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग के, या कुछ भी, वो प्रैक्टिकल बेसिस पे निकल के आता है, ठीक है ना। वो जो साइंटिस्ट है न्यूटन, वो उन्होंने बताया था। अब यहां पे के की जो वैल्यू आई वो आती 1, ठीक है, 1 आती है। कितनी आती है? 1।
तो 1 ये कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी फाइनल फॉर्मूला आपके पास क्या बन के आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बॉडी के पास क्या होना चाहिए, मास, और क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन। लेकिन ये लोअर क्लास के लिए वैलिड है, m इंटू ए लोअर क्लास के लिए वैलिड है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो फोर्स का फॉर्मूला बदल जाता है और डेल्टा की जगह आ जाता है कुछ दूसरा। जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखा था ना, तो ये चेंज हो जाएगा। हायर क्लास में आप जाएंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डीपी बाई डी टी के। डीपी डी टी क्या है आप हायर क्लास में सीखेंगे। ये डी मतलब क्या, डेरिवेटिव है, डी मतलब डेरिवेटिव। जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि ये डेरिवेटिव होता क्या है और मोमेंटम का चेंज टाइम के साथ ये होता क्या है। ये बताता है स्लोप। क्या बताता है, स्लोप। स्लोप तो आप जानते ही होंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये स्लोप बताता है, मोमेंटम का पर सेकंड कितना स्लोप चेंज हो रहा है वो बताता है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज आप हायर क्लास में पढ़ोगे, यहां डेल्टा से आप काम चलाओ, ठीक है ना। तो ये F इक्वल टू m इंटू ए। आपको पता होनी चाहिए कि फोर्स की जो यूनिट होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं न्यूटन। 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, ठीक है ना। इसकी क्या हो गई बेटा, एसआई यूनिट, ठीक है। 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन, ठीक है। ये आपका सेकेंड लॉ यहां पे खत्म होता है। सेकेंड लॉ के बारे में न्यूटन ने क्या बता दिया, फोर्स होता क्या है, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है, ठीक है ना। आप इसको सेकंड, एक और तरीका भी है मेरे पास बताने का, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी इसको सॉल्व किया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से, ठीक है, ऐसे किया ना आपने इसको, बोलो। तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, जो एक स्टेप मैंने आपको लिख के बताया, पी एफ माइनस पी आई, वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है जानने का, ठीक है। जनरली बुक में क्या देते हैं, पी एफ माइनस पी आई नहीं लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू, ऐसे करके लिख देते हैं डायरेक्ट। तो बताना तो चाहिए ना ये वाला चीज, और उसके बाद हम कॉमन लेके आगे इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो मैं क्या करूं अब बताओ, थर्ड लॉ एक्सप्लेन कर दूं, बताइए। चलिए कर देता हूं, चलिए कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि तीनों एक ही में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो भी आगे है कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है ना, कि सौरभ सर ये प्रॉब्लम आई है न्यूटन्स लॉज में, फिर मैं आगे उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। और सेकेंड चीज, और भी जो टॉपिक पढ़ना वो भी मैसेज करके बता देना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पता है शेयर भी कर देना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब थर्ड लॉ जो है वो क्या कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है कि भाई न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि हर एक जो बॉडी है, जब वो दूसरी बॉडी पे क्या करती है, कांटेक्ट में आती है, यानी ऐसा नहीं है दुनिया में कोई चीज कांटेक्ट या विदाउट कांटेक्ट। जैसे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी क्या कर रही है, हमको खींच रही है। तो ऐसा नहीं कि मैं ग्रेविटी को नहीं खींच रहा हूं, मैं भी ग्रेविटी को खींच रहा हूं, मैं इस अर्थ को खींच रहा हूं अपनी तरफ, लेकिन मैं अर्थ को नहीं खींच पा रहा हूं क्योंकि मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास मास बहुत कम है। ये थर्ड चैप्टर है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी। लेकिन ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एक्शन रिएक्शन समझाने के लिए, कि दुनिया में हर चीज क्या करती है, एक दूसरे पे फोर्स लगाती है और इक्वल अमाउंट में। न्यूटन ने क्या कहा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और रिएक्शन कब होता है, कैसे होता है, वो समझना है हमें, ठीक है ना। यानी आप यहां पे ये समझिए कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या है एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन जैसी कोई चीज होती है क्या, कि पहले हीरो, मूवी देखे हो, ये एक्शन कर रहा है हीरो, ठीक है ना, मारने जा रहा है, वहां से रिएक्शन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ठीक है ना, आपने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है ना, और पता है आपको इसके लिए क्या होनी चाहिए, 2 बॉडीज होनी चाहिए। कितनी बॉडी होनी चाहिए, 2 बॉडी होनी चाहिए, यानी कि ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, इसलिए सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं करता है। किस बॉडी पे एक्ट नहीं करता, सिंगल बॉडी पे। तो जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, ये एक सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं करता है, इसके लिए क्या होनी चाहिए, डिफरेंट 2 बॉडीज होनी चाहिए। बहुत जल्दी फिनिश करने वाला हूं, ठीक है ना, पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। तो ये
इसके लिए क्या होनी चाहिए, डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज, यानी कि ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, ठीक है ना, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, ठीक है ना। और एक चीज, और एक इसमें बहुत ही अच्छी बात क्या है, बहुत अच्छी बात ये है कि ये फोर्स शुड बी सेम काइंड होना चाहिए, सेम का, यानी कि ये फोर्स सेम नेचर का होना चाहिए। नेचर मतलब क्या होता है, सेम काइंड ऑफ नेचर, ठीक है ना, सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए। ये सेम नेचर क्या होता है, अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको अपोज करेगा, ग्रेविटेशनल है तो ग्रेविटेशनल ही अपोज करेगा। जैसे ये फोर्स सेम नेचर होने का मतलब क्या है, ये किस पे एक्ट करेगा, सेम नेचर पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये बुक है, वो कहां रखी है, इस टेबल पे, कहां रखी है, टेबल पे रखी है। अब इस बुक, ये जो बुक है इस पे क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है और इसका mg नीचे लग रहा है। यहां पे आप देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स और mg दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आपने क्या पढ़ रखा है, आपने ये पढ़ रखा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि दोनों फोर्स एक तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए और वो दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, दोनों अपोजिट हैं, दोनों इक्वल भी हैं। क्या यहां न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करेगा, फॉलो करेगा? आंसर आएगा नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये क्या हो गया सर, यहां पे फॉलो क्यों नहीं कर रहा न्यूटन थर्ड लॉ? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन अलग परिवार से आता है, mg अलग परिवार से आता है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कब इक्वल होगा पता है, ये अर्थ के इक्वल होगा, इसको अर्थ खींच रही है। mg जो है ना, mg मतलब कौन खींचने वाला है इसको, अर्थ खींचने वाली है। और ये बुक किसको खींचेगी, अर्थ को खींचेगी। तो ये जो है ना, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल। जबकि नॉर्मल रिएक्शन और mg, मिसकंसेप्ट नहीं बनाइएगा, ये दोनों जो है ना इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दे आर नॉट अ सेम काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है ना, सेम नेचर, एक ही प्रकृति के नहीं है, एक परिवार से नहीं आते। तो ग्रेविटेशनल है तो ग्रेविटेशनल होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। और क्या होना चाहिए, और नेक्स्ट और लिख लीजिए, फोर्सेस शुड बी कोलिनियर, फोर्सेस शुड बी कोलिनियर, यानी फोर्सेस क्या होने चाहिए, कोलिनियर फोर्स होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, यानी कि वो कैंसिल आउट करें, अपोजिट लगें, लेकिन जैसे मान लीजिए दो बॉडी है, दो बॉडी कांटेक्ट में आई, ठीक है ना, दो बॉडी कांटेक्ट में आई, यहां पे ये दो बॉडी कोलाइड कर गई, मान लीजिए कोलाइड कर गई। अब ये यार मैं बार बार इसको इरेज करना पड़ रहा है, चलो एक ये ले रहा हूं यार, कलर भी तो चूज करना चाहिए ना, ये ऐसी बात थोड़े ना है कि यहाँ पे अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हैं, कौन चूज करेगा इसको, हम ही तो चूज करेंगे, ठीक है। लो देखो भाई, कलर, कलर का भी तो कुछ होता है ना, इंप्रेशन बनता है ना, ये देखो लो। तो अब देखो यहाँ पे कलर, फिर एक कलर मैं लेने जा रहा हूं, ब्लू लूंगा इस बार मैं, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है। तो आप गाना मत गाने लगिएगा, ब्लू कलर ले रहा हूं तो चलिए ठीक है। तो यहां पे जो है आप देखेंगे यहां पे कि ये दोनों बॉडी एक्ट कर रही हैं, लेकिन ये कोलिनियर है, ठीक है ना भाई। कोलिनियर, ऑब्वियसली कोलिनियर होना चाहिए, तभी तो एक ही लाइन में एक्ट करने चाहिए ना, तभी तो कैंसिल आउट करेगा। फोर्सेस शुड बी कोलिनियर, तो यानी वो एक ही लाइन में होने चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल होने चाहिए या वर्टिकल होने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए, बट शुड बी कोलिनियर। अच्छा ये हो गया खत्म, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यानी क्या क्या बता दिया हमने, ये बता दिया कि फोर्सेस जो होते हैं थर्ड लॉ में, ये बता दिया कि एवरी एक्शन हैज। अच्छा एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट याद आ गई, देखिए सुनिए, क्या याद आ गई, याद ये आ गया कि जो फोर्सेस है ना बेटा, फोर्सेस वो क्या होता है, अरे फोर्सेस क्या होते हैं, एक तो मैंने बताया आपको सेम नेचर के होते हैं, ठीक है, सेम नेचर के होते हैं, सेम नेचर के होते हैं। और क्या बताया आपको, और बताया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। और फोर्सेस शुड बी अकर इन पेयर, ठीक है ना, फोर्सेस अकर्ड इन पेयर, ये बात आपको याद रखनी है, फोर्सेस अकर्ड इन पेयर, ठीक है ना, अकर्ड इन पेयर। ये क्या बात होती है, ये क्या बात होती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो तुम ये एक्शन रिएक्शन पढ़ते आए हो ना, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। फोर्सेस अकर्ड इन पेयर, यानी जब ये दोनों फोर्स, एक दो बॉल एक दूसरे से टकराती है ना, ये दो अलग अलग बॉडी है ए और बी, जब इसने इस पे फोर्स लगाया ना F1, तो इस बॉडी ने, या FA FB, FA B लिख सकते हो, BA लिख सकते हो, यानी ए के द्वारा बी पे लगा फोर्स, बी के द्वारा ए पे लगा फोर्स, तो ये दोनों फोर्सेस एक साथ निकले,
ऐसा नहीं कि पहले इसने एक्शन किया फिर इसका रिएक्शन आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों फोर्सेस क्या हुए, एक साथ जब निकले तो यानी कि ये दोनों अकर इन पेयर, यानी फोर्सेस क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों वो पेयर में होने चाहिए, एक साथ होते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्सेस अकर इन पेयर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दी कि जो है न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये बता रहा है बिल्कुल बेसिकली कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट होना चाहिए, यानी फोर्स जो आपका लगेगा दूसरे पहले ऑब्जेक्ट से, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा वो दोनों फोर्सेस जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, इसका जो अमाउंट होगा, जितने न्यूटन का ये लगेगा उतने न्यूटन का ये लगेगा, ठीक है ना। और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की अपोजिट होगी, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम नेचर, अकर्स इन पेयर, ठीक है ना। ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन हो गई हैं, घर जाके बुक रीड कर लेना, तीनों लॉ क्या हो गए खत्म। ऑल द बेस्ट, शेयर करते रहना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए।